प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमएसएमई सेक्टर में दे सकती हैं राहत। भारत की जीडीपी का करीब 10% है आर्थिक पैकेज। भारत में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 3,525 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 2,415 लोगों की हुई मौत। आत्मनिर्भर अभियान को लेकर गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। अब सीआरपीएफ कैंटीन पर बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद। देश भर की सभी कैंटीनों पर 1 जून से लागू होगा नियम। वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहा क्वारंटाइन का पालन करवाने में मदद करे जनप्रतिनिधि। 9 लाख प्रवासियों ने करवाया राजस्थान में आने और जाने के लिए रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नैनीताल के भीमताल में सरस्वती पब्लिक स्कूल भीमताल की कक्षा 8 की छात्रा खुशी गंगोला ने महामारी के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित विश्व भर की संस्थाओं की ओर से किए गए कार्यों को एक किताब में संकलित किया है। करीब 31 पन्नों की इस किताब में अभी तक विश्व भर में की गई पहल, आंकड़े और कौन से प्रदेश में कोरोना वायरस से उभरा, ये सभी जानकारियों का समावेश किया गया है। वहीं इसी को लेकर आज नगर पंचायत भीमताल के चेयरमैन की ओर से छात्रा के कार्य की सराहना भी की गई। प्रधानमंत्री जी का 19 मार्च को जनता कर्फ्यू में संबोधन मैं टीवी में देख रही थी, जिससे मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, यूं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है। मैं सबसे पहले हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम ये जंग लड़ नहीं पाते अभी कोरोना वायरस से। और हमें आगे भी सतर्कता और जागरूकता बनाए रखनी है। थैंक यू। वहीं सितारगंज के कुंवरपुर सिसैया शहर में अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया और इस दौरान अचानक हुई फायरिंग की सूचना मिलने से मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना कर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। वहीं 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक युवक के गोली लगने के साथ ही अन्य 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुटी है। ये सिसैया कुंवरपुर गांव है, वहाँ पे एक इंद्रपाल नाम का लड़का, वो वहाँ मछली निकालने को उसमें देखने गया था। वहाँ पे उसने किसी की मछली चुरा ली, उसको देख लिया, उसको पकड़ के उन्होंने मछली रख के उसे भगा दिया। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर वो रास्ते में उसके पिताजी मिले, उससे उन्होंने हाथापाई की। उसके रेप्लिकेशन में वो आज शाम को वहाँ गांव में जाके उन्होंने मारपीट की। एक पता चला है कि एक फायरिंग हुई है, उसमें एक घायल है लेकिन सुरक्षित है, डेंजर से बाहर है। उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जिन जिन के भी नाम पता चलेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। वहीं लक्सर में जेके टायर फैक्ट्री श्रमिक अपनी मांगों को लेकर लक्सर एसडीएम के दरबार पहुंचे और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने अपनी हठधर्मिता के चलते लॉकडाउन के दौरान उनकी सैलरी 75% तक काट ली, जिससे उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि अधिकतर मजदूर बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ किराए के मकानों में रहते हैं और अब वो 25% सैलरी में कैसे घर का खर्च चला पाएंगे, ये समस्या उनके सामने गंभीर है। सैलरी काट दी गई है श्रमिकों की, और सैलरी इस लेवल में काट दी गई है जिससे कि श्रमिक के ऊपर इतना बड़ा लोड आ गया है कि उसके जीवन चलाने के लिए ये मंथ में जितना पैसा है ये पूरा नहीं पड़ रहा है। जिससे यहाँ से बाहर का आदमी है, उसके सामने तो जीवन में मरने की तक की नौबत आ गई है। मैं प्रबंधन और सरकार से ये आग्रह करूंगा कि मोदी जी का एक अपील की गई थी कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी की सैलरी नहीं काटी जाएगी। माननीय एसडीएम दास साहब द्वारा आज इधर ये एकत्रित हुआ है वर्कर, तो ये इनसे ये आग्रह करता है कि जब लॉकडाउन का सिस्टम आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी
कि सब अपने घरों में रहेंगे, कोई कारखाना किसी की सैलरी नहीं काटेगा। तो आज जब लॉकडाउन का पालन सब करने के लिए तैयार है, तो फिर जो उनका एक आग्रह था, उनकी एक अपील थी, आज उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? उसका भी पालन इनको सख्ताई से कराना चाहिए। आज प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की सैलरी काट दी जाती है, तो उसका भारी नुकसान वर्कर को है। के टायर कंपनी में 3000 श्रमिक कार्य करते हैं और सब मजदूर श्रमिक हैं। इन्हें जो 75% रुपये इनका काट के 25% सैलरी इनके अकाउंट में डाल दी गई, जबकि सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश हैं कि लॉकडाउन के तहत किसी का पैसा नहीं कटेगा, पैसा पूरा मिलेगा। जबकि ये जो मजदूर हैं कंपनी रोल पे काम करते हैं, कंपनी में काम भी किया, लॉकडाउन में कंपनी चल रही है, कंपनी में काम भी कर रहे हैं, काम करते हुए भी उनकी सैलरी 75% काट करके 25% उनके खाते में डाल दी, जिस वजह से इनका अपना घर का गुजारा निर्वाह करने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, जिस कारण सब मजदूरों में आक्रोश है और सभी मजदूर एकत्र होकर एसडीएम के सामने गुहार लगाने आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश भर के विद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और इस दौरान अटल जनता दरबार कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकगणों से लॉकडाउन की अवधि में शिक्षण कार्य को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि मंत्री पांडे ने सभी शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्य से रायशुमारी की और इसके साथ ही किस प्रकार से बची हुई परीक्षा और पठन पाठन का कार्यक्रम चलाया जा सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की। क्लासेस वाले स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये सुविधा है, तो उन केंद्रों में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायकगण हैं और प्रधानाचार्य हैं, हमारे पंचायती राज विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारीगण हैं, उन सब से माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी जो सरकार की इस दौरान ये लॉकडाउन की अवधि में सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रयास किए हैं, उन सभी लोगों को अवगत कराने का एक उद्देश्य था। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या क्या सुझाव उनके हैं कि ऐसी महामारी में हम बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और वैकल्पिक व्यवस्था या एग्जामिनेशंस या सत्र के प्रारंभ करने के मुद्दों पर उन्होंने बहुत चर्चा की है। कई विधायकगणों ने उनसे सत्र को जुलाई से प्रारंभ करने की बात भी कही है, जिसका कि माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और माननीय मंत्री जी की चिंता ये है कि हमको अब उन सारे सिस्टम पर ध्यान देना होगा जो वैकल्पिक शिक्षा के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो अब तक सुरक्षित रहा राजस्थान का करौली जिला भी अब कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। दरअसल टोडा भीम में सामने आए कोरोना पॉजिटिव मां और बेटी के साथ सभी एक ही परिवार के 7 अन्य लोगों को जटनगला के नवोदय विद्यालय में क्वारंटीन किया गया। आपको बता दें कि टोडा भीम से लाए गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जिनमें मां और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं जालौर की रानीवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 143 पेटी शराब जब्त की है और साथ ही साथ इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर प्याज की बोरियों में शराब को छिपा कर लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आज हमारे को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि गुजरात के नंबर की एक आयशर ट्रक के अंदर अवैध शराब भरी हुई है और वो गुजरात जाएगी। जो गाड़ी भीनमाल की तरफ से होकर निकलेगी, इस पर हमने तुरंत थाने के सामने नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान आयशर गुजरात के नंबर की पहुंची, जिसके चालक को रोक कर हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि प्याज भरे हुए हैं इसमें, जिस पर हमने मुलाजमान की सहायता से हमने प्याज हटाकर गाड़ी की तलाशी ली ढंग से। तो प्याज के कट्टों के नीचे राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब छुपी हुई थी काफ़ी, जिसका हमने काउंटिंग की तो टोटल 143 पेटी अवैध शराब मिली, जिसके बारे में जिसका कोई लाइसेंस वगैरह इस ड्राइवर के पास या खलासी के पास में नहीं था। इसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं राजस्थान के जयपुर के चोबू कस्बे में देर रात को एक बस चालक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से बस बीकानेर के मजदूरों को लेकर आई थी, जहां बीकानेर से वापस आते समय तो चोमू बस स्टैंड पर चालक अचानक बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।
वहीं लॉकडाउन का असर लोगों की धार्मिक आस्था पर भी अब नजर आने लगा है। एक और जहां लॉकडाउन में आम आदमी की जिंदगी खासी प्रभावित हुई, तो वहीं इसका असर अब परंपराओं पर भी नजर आने लगा है। दरअसल हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जन का प्रचलन है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां गंगा में विसर्जित करना मुश्किल हो रहा है। लोगों का हरिद्वार आना जाना अब मुश्किल होने से अस्थियां मजबूरन मोक्ष धाम में रखनी पड़ रही हैं। कुचामन के सीकर रोड स्थित मुक्तिधाम के प्रबंधकों ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में 23 अंतिम संस्कार हुए, जिनमें से अधिकांश की अस्थियां मिट्टी के पात्र में भरकर मोक्षधाम में ही सुरक्षित रखी गई हैं। सबसे लोगों को जो है अपने अपनी जो है माताओं की और पिताजी दोनों की जो है अस्थियां जो है ले जाने में दिक्कत आ रही है, और सब लोग जो है मारे फिर रहे हैं और जो है यही मोक्ष धाम में इकट्ठी कर रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इनको जो है अगर मान लो एक अलग अलग नहीं भेज सके तो एक को अपने साथ ले जा करके और जो है वहाँ पे हरिद्वार के अंदर जो है उनकी अस्थियों को चिकित्सित कर दी जाए ताकि जो है निपटारा हो सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के तिजारा में विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ितों को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयने के लिए भेजा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सामूहिक दुष्कर्म का अभियोग दर्ज हुआ है। चूँकि सामूहिक बलात्कार का दर्ज हुआ, इसलिए इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई है। लड़की का मेडिकल मुआयना करवाया गया है और उसके वीडियोग्राफी बयान करवाए गए हैं और इस संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जल्द से जल्द मुलजिम जो भी है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासियों के राजस्थान आगमन पर क्वारंटाइन फैसिलिटी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के जिला प्रशासन से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूरे राजस्थान के जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और जिला एसपी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री क्वारंटाइन फैसिलिटी को चाक चौबंद करने की तैयारियों पर फीडबैक भी लिया। गौरतलब है कि राजस्थान में आवागमन के लिए 19 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 13 लाख लोग आने वाले हैं। ऐसे में सभी को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखा जाना है, जिनमें सरकारी और होम क्वारंटाइन भी शामिल है। राजधानी जयपुर में 12 साल पहले हुए बम धमाकों के घाव आज भी ताजा हैं। जी हां, 13 मई की तारीख आज भी लोगों की जुबान पर है। 12 साल पहले इसी दिन सिलसिलेवार आतंकी बम हमले ने जयपुर को खून के आंसू और कभी न भरने वाले जख्म दिए। विस्फोट ने देश के सबसे शांत कहे जाने वाले गुलाबी शहर के अमन चैन को भी जख्मी कर दिया था। 13 मई 2008 को हुए बम धमाकों में 72 लोग मारे गए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। रात 8 बजे आतंकियों ने चांदपुल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़ सहित कई स्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके कर दहशत फैलाई थी। गुलाबी नगरी में खूनी मंजर की सूचना मिलते ही हजारों लोग अपनों की तलाश में बम धमाकों के स्थान पर जमा होने लगे थे। 13 मई के इस सीरियल ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के लाख वायदे किए, लेकिन 12 साल बाद भी घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को आज तक सजा नहीं मिल सकी है। हालांकि इस मामले में विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने 20 दिसंबर 2019 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा भी सुनाई थी। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में पर्याप्त क्वारंटाइन को लेकर सुविधाएं देने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन बिताकर गांव और शहर में आना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुविधाएं विकसित करवाने में सहयोग करें ताकि प्रदेशवासियों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। राजस्थान में कोरोना महामारी को लेके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जिस संवेदनशील तरीके से पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान को हमने सुरक्षित रखा है उनके नेतृत्व में, एक एक चीज को बारीकी से खुद देखते हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी भी है और पॉजिटिव की रिकवरी भी हमारी देश में सबसे बड़ी है। टेस्टिंग फैसिलिटी 12,000 पार कर गई। अभी आने वाले समय तक 25,000 टेस्ट पर डे कर लेंगे हम।
सैंपल भी हमने 1,85,000 लिए हैं। इन सब बातों के बावजूद अब जो आने वाला समय है वो राजस्थान के लिए खास होगा, क्योंकि 19 लाख लोगों ने, जिनमें से 6-6.5 लाख यहाँ से जाने के लिए और बाकी लोग यहाँ प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें अप्रवासी राजस्थानी हैं, श्रमिक हैं जो माइग्रेट लेबर है, या जो लोग दूसरे राज्यों में अटक गए थे लॉकडाउन की वजह से। अब उन लोगों का आना शुरू हो गया कुछ समय से। वो अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे। अब चिकित्सा विभाग का टोटल फोकस राजस्थान में कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज मजबूत हो, राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में, उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए। वहीं राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें सैकड़ों यूनिट ब्लड जमा हुआ। इस दौरान जन्मदिन पर बधाई देने वालों का धन्यवाद भी दिया गया। वहीं मंत्री हरीश चौधरी ने अपने गृह जिले बाड़मेर का दौरा कर लौटने पर बाड़मेर पर कोरोना की स्थिति की जानकारी दी और कहा कि बाड़मेर में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रित है। और साथ ही साथ उन्होंने जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वे जयपुर ब्लास्ट में मारे गए लोगों को नमन करते हैं। के कारण मैंने खुद ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है और मेरे तमाम जन्मदिन पर जो मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं उस ब्लास्ट में तमाम जो मृतक हुए थे, और देश से एकजुट रहे। इस तरह के आतंकवादी सोच और कृत्य के खिलाफ मजबूती से देश खड़ा था, है और रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म होने वाला है। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस लॉकडाउन के चौथे चरण के संकेत भी दिए। हालांकि इसमें क्या कुछ विशेष रहने वाला है, ये पीएम मोदी के अगले संबोधन में पता लग पाएगा। ऐसे में जनता लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर क्या कुछ कयास लगा रही है, इसी को लेकर देहरादून में जनता की राय जानी न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन अभी तक चल रहा है और जो 17 को खत्म होने वाला था। कल रात को 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि अगला लॉकडाउन जो होगा वो 18 तारीख से स्टार्ट होगा, जिसको 4.0 कहा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इसके साथ साथ कुछ छूट और प्रावधान जरूर दिए जाएंगे। पूरे देश में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस वायरस से लड़ने के लिए लोगों को सजग किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी भी किसी न किसी तरह से लोगों को संबोधित करते हैं, लगातार बताते रहते हैं कि आप लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, आप लोगों को हिम्मत रखने की जरूरत है, आप लोगों को एकता दिखाने की जरूरत है और आगे भी इस वायरस से हम इस तरह लड़ते रहेंगे। और इसी तरह से जो लगातार सामने से अपील की जा रही है उससे आम लोग, जनता जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती है और कहीं ना कहीं अपनी बात भी रखती है। तो ऐसे में हम लोग जानने आए हैं कि आज की आम जनता जो है वो क्या चाहती है सरकार से और क्या उम्मीदें हैं उनकी, क्या सोच रखती है सरकार के इस फैसलों से। तो इसमें हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं, उनसे हम जानेंगे इस बारे में कि जो लॉकडाउन 4 चलने वाले से क्या उम्मीदें हैं। उससे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मनोज तोमर जी। आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो बढ़ाया जा रहा है और अभी कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने दोबारा बताया कि 18 तारीख के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, 4.0 कहा जा रहा है। तो ऐसे में आम जनता क्या सोच रखती है, क्या राय रखती है अपनी? देखो, सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। वो समय समय पर देश की जनता को संबोधित करते रहते हैं और बहुत तरीके से उन्होंने देश को संभाला है और उनका सारा जो ध्यान है देश की अर्थव्यवस्था पे भी है, गरीब लोगों पे भी है, मजदूरों पे भी है, रेहड़ी पटरी वालों पे भी है, सभी लोगों पे उनका ध्यान है। तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी जी के लिए। और मोदी जी हैं तो देश समझा हुआ है। और जो लॉकडाउन की बात है, अगर इस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसका कोई निर्णय नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। या तो लॉकडाउन लगे किसी नियम के साथ लगे, जो नियमों का पालन हो। अभी लॉकडाउन का कोई ना तो नियमों का पालन हो रहा है, ना किसी चीज़ की यहाँ पे सुविधा है, ना किसी चीज़ के लिए कोई पूछने के लिए आ रहा है, ना यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना किसी चीज़ की कोई व्यवस्था बनी है। ये व्यवस्था बिल्कुल फ्लॉप है। जिस तरह की व्यवस्था है कि एक दिन जो है ना कपड़ा मार्केट खोल दो, एक दिन सुनारों की मार्केट खोल दो, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खोल दो, ये सब बिल्कुल फ्लॉप है। इसके लिए तो ज़्यादा बेटर है कि इसे जो है ना आधे आधे दिन के लिए बांट दिया जाए। आधे दिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए बांट दिया जाए, आधा दिन कपड़ा मार्केट के लिए बांट दिया जाए।
तो भी उसका निर्णय सही हो सकता है और एक दिन प्रॉपर बंद कर दिया जाए। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जो भी राय या फिर जो भी मुद्दे सामने रखे हैं और सरकार जो भी लोगों को फैसले ले रही है वो और अच्छी तरीके से ले, ताकि लॉकडाउन में लोगों को राहत मिल सके और लॉकडाउन में जो लोग लगातार जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिले और एक अच्छे तरीके से इसका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो यही आम आदमी चाहता है। तो हमारे साथ और भी यहाँ पे व्यक्ति खड़े, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये सिर्फ नाम बताइए अपना। मेरा मनोज जुनेजा जी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार जो लॉकडाउन को लगातार बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं वो इसलिए भी बढ़ा रही है कि कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं और 18 तारीख से अभी लॉकडाउन 4.0 चल जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे यही अपील करी है कि आप लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो ऐसे में आम आदमी क्या सोच रखता है इस बारे में? सर, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो जनता का इतना साथ देते हैं और समय समय पर ध्यान देते हैं कि जनता कहीं परेशान ना हो, कहीं कुछ ना हो। और सबसे बड़ी बात ये हम करेंगे कि स्कूल की फ़ीसों के बारे में हर बंदा इस टाइम काम धाम है नहीं और फीसों के चक्कर में बड़ा परेशान है कि सबसे पहले तो ये 3 महीने की फ़ीसें माफ़ होनी चाहिए और जो ये जैसे फड़ी पटरी लगाते हैं, कहीं पे भी कोई भी कारोबार करता है तो थोड़ी थोड़ी उनको छूट मिलनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन आगे बड़ा तंग करता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि छूट मिलनी चाहिए और जिससे कारोबार में बढ़ सके। तो हमारे साथ और भी लोग इधर पे जिनसे हम जानना चाहेंगे इस समय लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन जो बढ़ रहा है उससे कैसी स्थिति सामने पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, राजा गुप्ता जी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन जो लगातार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन और आगे भी जा सकता है। अभी कुछ ऐसा समय सीमा तय नहीं गई कि इतना बढ़ेगा ये लॉकडाउन, लेकिन आगे भी इस तरह के फैसले लगातार आ सकते हैं। तो क्या सोच है आपकी, एक आम आदमी के नाते क्या राय रखते हैं? सर, मैं ये सोचता हूँ कि अब थोड़ा ना रोज़गार के ऊपर थोड़ा सरकार को डिसीजन लेने चाहिए कि अब बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके रोज़गार छिन चुके हैं, मजदूर अपने गांव वापस जा रहे हैं तो उनके पास रोज़गार कुछ नहीं बचा। जो रोज़गार गांव में इतना रोज़गार है नहीं, थोड़ा रूरल एरियाज़ में थोड़ा सा रोज़गार देखना चाहिए अब सरकार को। जैसे कि हमने आज लोगों से बात करी, उनसे जाना, उनसे यही जानने को मिला कि सरकार जो लॉकडाउन को बढ़ा रही है या जितना भी आगे ले जाती है, पर लोगों के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि वो इस गंभीर स्थिति में भी अपना जीवन यापन कर सके आराम से और जितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी छूट मिल सके। और रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छिन चुका है। तो सरकार को रोजगार के तौर पर भी लोगों को ऐसे कदम कुछ निकालने चाहिए ताकि उनका रोजगार उनको मिल सके, जिससे वो कुछ ऐसा कमाई कर सके और साथ में अगर बाहर फंसे भी हुए हैं तो उनको रहने और खाने की जो समस्या है वो ना उठानी पड़े। तो ये समय बताएगा कि सरकार किस तरह की छूट देती है और ये लॉकडाउन कितने आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अपने कैमरा सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।